Hello, students of class 6. How are you all doing? I hope you all are very well. Today we are here to learn our second chapter of computer book. This is our second video on this chapter. In the previous video we have learnt about the memory, temporary memory, and in this chapter we will learn about the secondary memory and later topics. So let's start. We have read about the read-only memory in the last video lesson. Now we will start with the secondary memory in this lesson. Okay, what is secondary memory? Secondary memory is is used to store large amount of data and information permanently. Meaning दैट सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ क्या होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली मतलब स्थायी तौर से अगर हमको स्टोर करना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था कि हम लोग एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, तो ये लेटर एप्लीकेशंस या जो भी फोटोज़ हम लोग स्टोर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। और इसका जो डेटा होता है इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है कि हम लोग जब तक इसमें चाहे इसमें हम लोग डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। लाइट के आने से जाने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब कभी अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग इस डेटा को डिलीट करना चाहें तो आराम से डिलीट कर सकते हैं। उसमें और डेटा ऐड करना चाहें तो हम लोग और डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? यू हैव ऑलरेडी रीड द प्राइमरी मेमोरी इन द is the only memory that can be directly accessed by the processor। आपने पहले ही पढ़ा, मतलब इसी लेसन हम लोगों ने पहले ही जाना क्या कि प्राइमरी मेमोरी ही ऐसा मेमोरी है जो क्या करता है, प्रोसेसर के द्वारा यूज किया जाता है। जो CPU होता है, जिसको हम लोग जनरली प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो CPU होता है वो सिर्फ किससे बात करता है? वो सिर्फ बात करता है प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम, बेसिकली वो रैम से बात करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज़ है? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होता है बड़े बड़े डाटा को स्टोर करके रखना, और जब कभी CPU को कुछ वैसा डेटा चाहिए जो नहीं है प्राइमरी मेमोरी में तो वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लेकर के आता है। क्या लिखा हुआ है आगे देखो। सो एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी, जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी में जो स्टोर रहता है, फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी मेमोरी, वो पहले प्राइमरी मेमोरी के पास आता है before being carried by the control unit of CPU to the ALU for processing, ठीक है। तो जब कभी ज़रूरत पड़ता है किसी डेटा को जिस पे काम करना है तो सबसे पहले वो कहाँ पे आता है? वो आता है पहले प्राइमरी मेमोरी में और उसके बाद CPU उसको आगे प्रोसेस करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से डिवाइसेस हैं? सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइसेस हैं, सबसे पहला फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है और CD, इसके बारे में। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे DVD हो गया, पेन ड्राइव्स भी, वो सब भी हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में रख सकते हैं। तो हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ने के पहले हार्ड डिस्क पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़। क्या लिखा हुआ है? हार्ड डिस्क इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है और ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ठीक। ये हार्ड डिस्क परमानेंटली CPU के साथ लगा रहता है। जो CPU बॉक्स हम लोग देखते हैं ना, CPU कैबिनेट, उसके साथ ये परमानेंटली लगा रहता है और ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 500 GB या फिर 1 TB इस तरीके की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इससे कम का भी होता है, पहले इससे कम वाले भी यूज़ होते थे, 250 GB, 320 GB इस तरीके से, लेकिन अभी वो फिलहाल 500 GB 1 TB के हार्ड डिस्क यूज़ किए जाते हैं और ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मेटालिक डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं, सॉलिड जो डिवाइस है, इसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं? मैग्नेटिक, इसके अंदर में कई सारे मेटालिक डिस्क होते हैं जो किससे कोटेड होते हैं? वो कोटेड होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक। और इसी का यूज़ करके इस पे दोनों साइड में डेटा स्टोर किया जाता है।
उसके बाद क्या है, उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क काफ़ी ओल्ड फैशनड हो गया है, अब ये यूज़ नहीं होता है। यूज़ नहीं होने का कारण क्या होता है कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था और स्टोरेज काफ़ी कम। कितना स्टोरेज था वो सब हम लोग अभी देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए फ्लॉपी डिस्क इज ए सर्कुलर प्लास्टिक प्लेट कोटेड विथ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड सील्ड इनसाइड ए प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो ये सर्कुलर प्लास्टिक का प्लेट होता है और उसके ऊपर में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ रहता है। मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा, तो आयरन ऑक्साइड लगा हुआ रहता है, जो क्या क्या रहता है, एक प्लास्टिक के कवर में, बॉक्स में पैक रहता है। ये कैसा मीडियम होता है, ये पोर्टेबल होता है। इसको मतलब यूज़ किया जाता था पहले डेटा को यहाँ से वहाँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए। इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। एंड कैन बी कैरिड इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चूँकि ये पोर्टेबल है तो इसको हम लोग आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंचेज इन साइज। एक जो फ्लॉपी डिस्क होता था वो डायगोनली मतलब इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच का होता था और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती थी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी मात्र 1.44 MB। मतलब 1.44 MB में आप आज के डेट में एक सॉन्ग, एक गाना भी स्टोर करके नहीं रख सकते हो। एक अगर आप अच्छे से कैमरे से फ़ोटो खींचो तो वो फ़ोटो भी 2 MB या 3 MB का होता है, ठीक है। और ये 2 MB से कम का भी स्टोरेज होता था, इसीलिए आजकल के डेट में ये आउट ऑफ फैशन हो गया, यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस पे, जो क्या है वो है CD। तो CD रोम इज यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा परमानेंटली। CD रोम जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोग रीड कर सकते हैं। तो CD का यूज़ किस लिए किया जाता था, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ये भी CD भी आजकल क्या हो गया, काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी कम यूज होता है इसका। द सरफेस ऑफ CD इज कवर्ड विद द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोट। आप लोगों ने सबने लेकिन CD जो होता था, CD डिस्क जो होता था वो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कोट रहता है ना, और उसके नीचे में एक पतली सी पन्नी रहती है जिसपे डाटा स्टोर होता है। Data is stored on the CD-ROM in the form of teeny bits that are burned out with the help of a laser beam into a thin coating on its surface। ठीक है, डेटा जो इसमें स्टोर होता था CD-ROM में, उसमें स्टोर करने के लिए लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता था। कंप्यूटर में ये जो डिवाइसेस होते थे जिनका यूज़ करके डाटा स्टोर कराया जाता था और फिर इन्हीं से वो रीड भी होता था। बट ये भी थोड़ी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। हाँ, CD ड्राइव को हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस क्यों, क्योंकि इसमें लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए या रीड करने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखो, ये एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की गई कि हम लोग सपोज करते हैं कि सम करना चाह रहे हैं हम लोग A एंड B का। कैसे ये काम करता है वो हम लोग अभी समझते। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि यूज़र ने क्या किया, इनपुट डिवाइस का हेल्प से इनपुट दिया। कहाँ पे इनपुट दिया, वो इनपुट आकर के पहुँचा कंट्रोल यूनिट के पास में, ठीक है। और ये इनपुट कहाँ, और ये इनपुट सॉफ्टवेयर को भी मिला, जिसने क्या किया, उसमें इंस्ट्रक्शंस ऐड किए। क्या इंस्ट्रक्शन ऐड किया, उसने इंस्ट्रक्शन ऐड किया कि लेट सम करना है क्या, A + B सम होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके क्या किया गया, तो 2 नंबर को इनपुट लिए गए, नंबर A और नंबर B को। ये नंबर A, नंबर B और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ भेजा गया, ये भेजा गया ALU को। ALU दैट मीन्स कि अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट है जो काम करता है जोड़ घटा गुना भाग का, कंपैरिजन का, उसके पास भेजा गया। उसके पास नंबर A भी गया, नंबर B भी गया, और सम हो करके जो भी रिजल्ट आए उसके लिए एक स्टोरेज भी गया। अब ये जो भी आउटपुट आया वो कहाँ पे आया, वो फिर आ गया इस रैम में। इस रैम में ही सारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, तो जो भी आप यूज़र ने इनपुट दिया वो यहाँ पे स्टोर है, जो इंस्ट्रक्शंस मिले सॉफ्टवेयर के तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्टोर है, और ALU क्या कर रहा है, ALU और CU इन दोनों से डेटा इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा है, डेटा दे भी रहा है, डेटा ले भी रहा है। देन उसके बाद जब रैम में सम आ गया
तो सम आने के बाद उसको क्या कर दिया गया, उसको आउटपुट डिवाइसेस का हेल्प से मतलब मॉनिटर से उसको दिखा दिया गया, और स्टोरेज डिवाइस को भी बोला गया, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, उसको कि आप इस डाटा को क्या कर लो, स्टोर कर लो। तो इस तरीके से डेटा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है कंप्यूटर में। अब लास्ट जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का वो क्या, वो है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स मतलब क्या कि जैसे हम लोग, मैंने आपको लास्ट लेसन में ही बताया था कि हम लोग किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसका एक यूनिट होता है ना। जैसे अगर हम लोग दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से बोले कि आप मुझे 1 kg चीनी दे दो, तो जो केजी वर्ड था, किलोग्राम, वो क्या था, वो यूनिट था किस चीज़ को नापने का। तो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसको हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। अगर हम लोग किसी कपड़े दुकान में जाएंगे और जाकर वहाँ पे बोलेंगे कि 1 किलो कपड़ा दे दो, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर कपड़ा दे दो या फिर 10 मीटर कपड़ा दे दो। हम लोग क्या वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मीटर। उसी तरीके से दूरी नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे किलोमीटर हो गया, लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, उसी तरीके से मेमोरी को कि कोई भी डिवाइस जो है, कोई कंप्यूटर है, कोई डिवाइस है, वो कितना स्टोरेज रख सकता है अपने अंदर में, कितनी चीज़ों को याद रख सकता है, इसको हम लोग नापते हैं किसमें, बाइट में। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, बाइट। बाइट से भी छोटा बिट्स होता है, बिट से भी छोटा बिट होता है, लेकिन उसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस में अगर कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 8 बिट जब मिले तो क्या बन गया, 1 बाइट बन गया। और जब ऐसे 1024 बाइट जब मिल गए तो क्या बन गया, 1 किलो बाइट बन गया। और जब 1024 किलो बाइट मिल गए तो क्या बन गया, 1 मेगा बाइट बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MB। और जो फ्लॉपी था उसका स्टोरेज इतना ही था, 1.44 MB, मतलब लगभग 2 MB। ठीक है, और जब 1024 MB बना जुटा तो वो क्या बन गया, 1 GB बन गया, 1 GB। ठीक है, और जब फिर 1024 GB 1024 GB एक साथ हुआ तो वो क्या बन गया, 1 TB बन गया। तो ये मेमोरी यूनिट जो है, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, मेमोरी यूनिट को आप याद करेंगे। आगे एक्स्ट्रा नोट्स जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बातें पहले की गई उन्हीं को यहाँ पे रिपीट किया गया है। जैसे क्या है कि मेन मेमोरी जो होता है वो उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और वो 2 भाग में बढ़ता है, क्या, रैम में और रोम में। ठीक है, रैम कैसा होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का वर्ड का मैंने आपको मीनिंग समझाया, मतलब इसके अंदर का डाटा और इन्फॉर्मेशन जब तक लाइट है तभी तक है, लाइट खत्म तो डेटा भी खत्म। उसके बाद क्या लिखा है रोम के बारे में, रोम इज परमानेंट मेमोरी। रोम में जो डेटा होता है वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। साथ ही साथ रोम के बारे में एक चीज़ और लिखा गया, क्या, नॉन वोलाटाइल। तो हाँ, जब उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल भी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है कि रैम मेमोरी अलाउज यू टू परफॉर्म द रीड्स एज वेल एज द राइट फंक्शन। रैम में हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखता है, मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है ताकि इसी में वो क्या कर सकता है, चीज़ों को याद कर सकता है। कौन कौन चीज़ें, तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनपुट डिवाइसेस का यूज करके उसको स्टोर करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या है, वो कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी क्या, सारे मेमोरी कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर के बारे में सोचना भी बेईमानी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है MCQ वो देख लेते हैं। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में देख लें, समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 KB इज इक्वल टू 1 किलोबाइट के बराबर। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1024 बाइट्स, जो भी हम लोग ने अभी देखा। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच मेमोरी इज वोलाटाइल। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है, तो आंसर क्या होगा, रैम, क्योंकि रोम तो परमानेंट होता है, हार्ड डिस्क भी परमानेंट होता है, CD भी परमानेंट है। वोलाटाइल कौन है, तो सिर्फ रैम है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट C नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ब्लैंक इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसका यूज हम लोग करते हैं लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो किसका,
प्राइमरी मेमोरी का नहीं, रीड ओनली मेमोरी का मतलब रोम का नहीं, रोम में तो हम लोग डेटा स्टोर कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, उसका बाद फिलअप है, फिलअप मैंने आप लोग के लिए भर दिया है। ट्रू फॉल्स जो है वो काफ़ी फनी है, वो एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स है। पढ़ लेते हैं इसको भी हम लोग। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स देख लें। क्या है? ब्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? कंप्यूटर का। तो इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी लिख सकते हैं या फिर मेमोरी भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेमोरी लिखा है क्योंकि मेमोरी ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट क्या है? रैम इज ऑल्सो नोन एज। रैम को हम लोग और भी नाम से जानते हैं। कौन क्या क्या नाम से जानते हैं? तो हम लोग उसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसलिए दोनों लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा? मेन मेमोरी भी और प्राइमरी मेमोरी भी। फिर क्या है? रोम इज। रोम क्या है? कैसा मेमोरी है? तो वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी लिख दिया है मैंने आपके लिए। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ। सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? तो इसका आंसर तो ऊपर ही देखो लिखा हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, होगा ना? चलो ठीक है। फिर क्या? 1 किलो बाइट इज इक्वल टू, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या? ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में रैम मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। रैम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, नहीं वो वोलाटाइल होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या? 1 GB मतलब गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। हाँ सही है। 1 बाइट इज इक्वल टू 10 बिट, बिल्कुल गलत। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट्स। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं और वहाँ पे कितना लिखा हुआ? वहाँ पे लिखा हुआ है 10, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स किया। नेक्स्ट क्या है? CD रोम इज यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा परमानेंटली। CD रोम का यूज किया जाता है डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अ हार्ड डिस्क इज नॉट ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहला लाइन यही था, क्या है? कि हार्ड डिस्क इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है और हम लोग समझ भी गए हैं कि हार्ड डिस्क में ही तो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर ये परमानेंट ना रहे तो आज हम लोग किसी फाइल को सेव करेंगे और अगले दिन जब उस फाइल को ढूंढेंगे तो वो डिलीट रहेगा, मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है? रैम इज यूज्ड फॉर बोथ रीड एंड राइट पर्पस। हाँ, रैम का यूज हम लोग दोनों काम के लिए करते हैं, रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा? रोम इज टेम्पररी मेमोरी। रोम टेम्पररी मेमोरी है? नहीं, टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। इतना परमानेंट है कि इसके अंदर का डाटा हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, इसलिए ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ हो गया। जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं PDF में लिख करके दे दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा। इन सबको भी आप नोट्स कॉपी में उतारिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ, उन सबको आप अच्छे से नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।